नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे जो वैद्यनाथन जी ने कुछ स्टेक सेल किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या अलग अलग बेसिकली रीजंस है और इससे हमें क्या बेसिकली मेरा क्या एनालिसिस है इसके रिगार्डिंग। तो आप जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो 19 मार्च को उन्होंने कुछ स्टेक सेल किया था, लगभग आप देखोगे तो 2 करोड़ 75 लाख जो शेयर्स है उन्होंने वो बेचे थे स्टॉक मार्केट में, जिसकी टोटल जो वैल्यू आती है वो 58 करोड़ की आ जाती है। और इसके बाद में उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये जो शेयर्स है उनके वो ईसॉप के शेयर्स है। तो ईसॉप इसका मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। तो उन्होंने ये मेंशन किया है कि उन्होंने कुछ जो शेयर्स है वो 19 मार्च 2020 को बेचे हैं, जिसका टोटल अमाउंट आता है 58 करोड़ का। और वो आगे जाके आप देखोगे तो 20 मार्च 2020 को यानी नेक्स्ट डे पे लगभग 35 करोड़ के जो शेयर्स है रुपीज में ये वो बेचने वाले हैं। तो टोटल आप अमाउंट देखोगे 58 प्लस 35 ये हो जाता है लगभग 93 करोड़ का। तो इसमें आप देखोगे तो उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था जब वो न्यूज चैनल पे आए थे मॉर्निंग में कि जो आज के दिन पे यानी 20 मार्च 2020 को वो आगे जाके 35 करोड़ के जो शेयर्स है वो बेचने वाले हैं। और जैसे ही ये न्यूज आ गया तो उसके रिगार्डिंग आप देखोगे तो स्टॉक काफी फॉल हो गया था, लगभग 10-15% उन्होंने इंट्राडे में ये जो स्टॉक है वो फॉल हो गया था क्योंकि पैनिक काफी ज्यादा क्रिएट हो गया था। तो हम देखते हैं कि इसके पीछे के जो रीजंस है वो क्या है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि उन्होंने कुछ जो शेयर्स है उनके ईसॉप के, तो ईसॉप इसका मतलब कंपनी के लिए आप सपोज काम करते हो तो कंपनी आपको इसके रिगार्डिंग कुछ कॉम्पेंसेशन के रिगार्डिंग कुछ एक शेयर्स देते हैं। तो इसका मतलब सपोज आपकी टोटल मंथली जो सैलरी है वो 1 लाख टोटल आपको सैलरी मिलती है वो कंपनी से। तो कंपनी क्या करती है, कुछ केसेस में 50,000 जो अमाउंट है वो आपको कैश में दे देती है और जो बची हुई 50,000 अमाउंट है उसके आपको कुछ शेयर दे देते हैं। तो इसके रिगार्डिंग लॉजिक ये होता है कि सपोज एम्प्लॉय कंपनी के लिए काफी अच्छा करते हैं तो आगे जाके जो ईसॉप के जो शेयर्स होते हैं उनकी भी जो वैल्यू है वो आगे जाके बढ़ती है। तो इसका फाइनली बेनिफिट एम्प्लॉय को भी होता है और जो कंपनी होती है उसके लिए भी होता है। तो बेसिकली ये रीजन होता है ईसॉप देने के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हुआ था कि वैद्यनाथन जी को कुछ ईसॉप के जो शेयर्स मिले हैं उसको उन्होंने प्लेज किया था और उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ लोन लिया था। तो आपको जैसे कि पता होगा कि ये जो स्टॉक है वो पहले 40 रुपीज का था, लगभग ये जो स्टॉक है वो 50% से करेक्ट होकर 20 रुपीज का आ गया है। तो बेसिकली क्या हो जाता है कि बैंक एक समय तक ये जो शेयर्स होते हैं उनको वो होल्ड कर सकती है, पर बाद में काफी जब भी प्राइस नीचे आ जाता है तभी एक मार्जिन कॉल आ जाता है। इसका मतलब बैंक के पास में या जो बेसिकली जिसने प्लेज किए जो शेयर्स उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो जो प्लेज किए हुए जो शेयर्स है उनको निकाल दे यानी उसको सेल कर दे, और दूसरा ये ऑप्शन होता है कि जो प्लेज किए हैं उसमें और जो प्लेजिंग क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब आप देखोगे तो पहले उन्होंने सपोज 2 करोड़ 75 लाख जो शेयर्स है उन्होंने वो प्लेज किए हैं, तो और इंक्रीमेंटल जो शेयर्स है उनको प्लेज करने पड़ते हैं क्योंकि टोटल जो अमाउंट है करंट प्राइसेस पे वो काफी कम हो गई है। तो इसके रिगार्डिंग आप देखोगे तो वैद्यनाथन जी ने ये डिसाइड किया है कि उनके जो पहले के शेयर्स थे जो प्लेज शेयर्स थे उन्होंने वो सेल करने का डिसीजन लिया। और ये आप देखोगे तो मुझे लगता है ये उनका एक बैड लक है, यह एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है। बेसिकली कोरोना आने वाला था, ये किसी को भी पता नहीं था। और स्टॉक की जो प्राइस है 40 रुपीज से 20 रुपीज आने वाली थी, ये भी किसी को पता नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो एक पर्पसफुल डिसीजन नहीं है और ये सिचुएशन के रिगार्डिंग उन्होंने जो डिसीजन है वो लिया है। तो हमें दो चीजों का यहाँ पे देखना है कि कुछ ऐसे जो प्रमोटर्स होते हैं, जैसे कि आप देखो तो यस बैंक के रिगार्डिंग जो प्रमोटर्स ने पूरा जो शेयर था या जो पूरा उनका जो स्टेक था वो बेसिकली उन्होंने डंप कर दिया एक पर्टिकुलर लेवल पे। तो काफी लोगों ने ये कंपेयर करना शुरू किया कि ये आईडीएफसी का सिचुएशन यस बैंक के साथ हो सकता है क्या, या टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री आप देखोगे तो काफी वो एक निगेटिव टेरिटरी में चली गई है या काफी उसमें इंपैक्ट आ गया है। तो हमें ये जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग और कुछ जो डिटेल्स है वो देखने चाहिए और डायरेक्टली हम कंपेयर नहीं कर सकते एक बैंक से दूसरे बैंक से। तो आप देखोगे तो पहले तो ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है इसमें आप देखो तो जो वैद्यनाथन जी ने ये बैंक बनाया है बेसिकली एक मर्जर था कैपिटल फर्स्ट का और आईडीएफसी बैंक का जो दिसंबर 2018 में हुआ था। तो इसके पहले आप देखोगे तो वैद्यनाथन जी ने जो कैपिटल फर्स्ट ये जो इंस्टीट्यूशन है वो काफी अच्छी तरीके से उन्होंने क्रिएट की थी, जो एक बेसिकली एनबीएफसी थी जो उन्होंने 2010 में शुरू की थी और बाद में उन्होंने काफी उसको आगे जाके बढ़ाया है और काफी उन्होंने आप देखोगे तो 2018 तक अच्छा प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया था एक बेसिकली जीरो से स्टार्ट करके। इसके पहले भी आप देखो तो वैद्यनाथन जी ने 2000 से लेके 2010 तक आईसीआईसीआई बैंक में काम किया था और आप देखोगे तो उसके बाद में उन्होंने कैपिटल फर्स्ट शुरू किया था। और जब भी वो आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहे थे तभी भी वो जो रिटेल का साइड होता है यानी रिटेल लोन का साइड, उसके रिगार्डिंग ही वो काम कर रहे थे। तो हमें बेसिकली पूरा स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो स्टेक सेल है उसका क्या रीजन हो सकता है
और जो प्रमोटर है या जो एमडी और सीईओ है जैसे कि वैद्यनाथन जी, उनका बैकग्राउंड क्या था या उनकी क्या हिस्ट्री थी। तो पहली चीज ये है कि हमें जब भी ऐसे कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस, तो हमें पहले हिस्ट्री का चेक करना है। क्योंकि जनरली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो आदमी लास्ट 10-15 ईयर्स में अच्छी तरीके से काम किया है, उसने काफी एक उनका विजन है, तो वो आगे जाके भी बेसिकली अच्छी तरीके से ही काम करता है। और जो जिसका पहले ही विजन इतना अच्छा नहीं था या उन्होंने कुछ बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स किए कंपनी के लिए, तो रिगार्डिंग ऐसे जो प्रमोटर्स होते हैं वो आगे जाके भी वैसी ही चीजें करते हैं। तो वैद्यनाथन जी के रिगार्डिंग मैंने जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है या मैंने जो बेसिकली मेरा एनालिसिस किया है, तो मुझे वो एक क्लीन प्रमोटर लगता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उनका जो स्टैंडर्ड है, उन्होंने काफी हाई स्टैंडर्ड सेट किया है। क्योंकि आप रिसेंटली देखोगे लास्ट क्वार्टर में, तो उन्होंने वोडाफोन और आइडिया के रिगार्डिंग एक प्रोविजन किया था लगभग 1300 करोड़ का। तो आप देखोगे तो वो आरबीआई से उनको कुछ कंपल्शन नहीं था कि ये जो प्रोविजन है उनको करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि बैंकर कैसा है और वैसे बैंक आगे जाके डेवलप होती है। तो यदि बैंक लास्ट क्वार्टर में जो वोडाफोन और आइडिया के 50% के प्रोविजन से वो नहीं करते थे, तो ये बेसिकली उनका जो 1300 करोड़ का लॉस है वो नहीं होता था। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि बैंकर कौन सा है और वो बैंक आगे जाके कैसे आप देखोगे तो मैनेज करने वाले हैं या उनका आगे जाके क्या विजन है। सिमिलरली आप कंपेयर करोगे यस बैंक के केस में, तो यस बैंक के केस में वो काफी एग्रेसिवली आप देखोगे तो उन्होंने अकाउंटिंग किया था, बैंक भी काफी तेजी से ग्रो हो रहा था 2015-16 ये जो ईयर है उसमें। तो मुझे जो सारा स्टडी करने के बाद ये लग रहा है कि वैद्यनाथन जी काफी कंजर्वेटिव बैंकर है। उन्होंने वोडाफोन आइडिया के रिगार्डिंग भी पहले ही जो डिस्क्लोजर या जो 50% का प्रोविजन है उन्होंने पहले ही कर दिया था। इसके अलावा आप देखोगे तो उन्होंने जो बैंकिंग इंडस्ट्री का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है। उन्होंने 1919 से अपना जो करियर है वो बैंकिंग इंडस्ट्री में शुरू किया। पहले उन्होंने सिटी बैंक में काम किया, बाद में उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में काम किया, उसके बाद में उन्होंने कैपिटल फर्स्ट ये जो खुद का एनबीएफसी उसको डेवलप किया और एक प्रॉफिटेबल एनबीएफसी बनाया। तो जनरली मैं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करता हूं कोई भी एक कंपनी में, तो मैं प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करता हूं। और ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है कि पहले उन्होंने कुछ अच्छे काम किया है या पहले उन्होंने बेसिकली कुछ अपनी जो इंस्टीट्यूशंस होती है उसको उन्होंने अच्छे तरीके से डेवलप किया है या नहीं। तो आप वैद्यनाथन जी का पूरा करियर देखोगे तो उन्होंने काफी अच्छे डिसीजन लिए अपने करियर में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग वो काफी ट्रांसपेरेंट है और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी प्रमोटर वो ऐसा नहीं है कि वो पहले टीवी पे आके डिस्क्लोजर देता है कि मैं आज जो स्टेक है वो सेल करने वाला हूं। और मुझे लगता है कि उन्होंने पर्पसफुली किया नहीं है। तो इससे यह दिखता है कि जो प्रमोटर है या जो एमडी और सीईओ आईडीएफसी बैंक के वैद्यनाथन जी वो काफी क्लीन है और उनका बैंक डेवलप करने का एक लॉन्ग टर्म का विजन है। और इसके रिगार्डिंग आप उनके कुछ पहले के इंटरव्यूज भी देखोगे तो उन्होंने ये भी डिस्क्लोजर दिया है कि मुझे ऐसा बैंक बनाना है कि मेरा जो टारगेट है वो शॉर्ट टर्म का टारगेट नहीं है और मैं शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसे एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेने वाला हूं कि जिससे मुझे शॉर्ट टर्म में बेसिकली प्रॉफिट हो जाए या लॉन्ग टर्म का मेरा जो बेसिकली गोल है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए। तो इसमें आप देखोगे तो उनका जो थिंकिंग था वो बेसिकली लॉन्ग टर्म का ही उन्होंने थिंकिंग रखा है। और मुझे लगता है कि जिसका लॉन्ग टर्म का थिंकिंग है और जिसका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, तो मुझे लगता है ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग हमें उसको इग्नोर करना चाहिए और हमें बिलीव करना चाहिए। सपोज मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और उन्हें अब तक जो सारे डिसीजंस लिए हैं वो काफी उन्होंने अच्छे डिसीजंस लिए, तो मुझे लगता है कि हमें जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। और बीच बीच में ऐसे जो इवेंट्स आ जाते हैं मुझे लगता है उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये जो विजन है स्टॉक में वो नेक्स्ट 4 क्वार्टर का या नेक्स्ट 1-2 साल का नहीं है। मैंने ये जो स्टॉक लिया है नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स के लिए लिया है। और मुझे लगता है कि जो ग्राउंड लेवल पे उन्होंने जो बेसिकली जो डेवलपमेंट्स किए हैं, जो ब्रांचेस का वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, या आप देखो तो और एक चीज उन्होंने काफी अच्छी तरीके से की है कि उनकी जो टोटल लोन बुक है उन्होंने वो मेंटेन रखी है। उसमें ज्यादा उन्होंने कुछ ग्रोथ नहीं किया है, पर आप देखो तो उनका जो रिटेल का सेक्शन है उन्होंने काफी बढ़ा दिया है। तो इसके रिगार्डिंग मुझे ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली अपना जो लोन बुक है वो नहीं बढ़ा रहे हैं। जब तक उनका जो टोटल रिटेल का सेक्शन है वो टोटल लोन बुक का 70% नहीं हो जाता है, तब तक वो टोटल लोन बुक जो है वो ज्यादा एग्रेसिवली वो इंक्रीज नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो सारे डिसीजन उन्होंने लिए हैं जब से मर्जर हुआ है 2018 दिसंबर से, तो कासा भी काफी आप देखो तो बढ़ गया है। कासा आप देखो तो इनिशियली 8% का था, वो लगभग आप देखो तो फिलहाल में 20-25% तक का हो गया है। और वैद्यनाथन जी का आगे जाके ये एस्टिमेट है कि कासा 30% तक का इंक्रीज हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जब भी हम कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म का विजन लेके हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रमोटर का हमें पहले बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। प्रमोटर का सपोज लास्ट 15 या 20 ईयर का जो हिस्ट्री है वो काफी क्लीन है और काफी ट्रांसपेरेंटली उन्होंने बताया है कि जो भी चीजें उन्होंने की है। तो इसके रिगार्डिंग मुझे लगता है कि प्रमोटर पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। मैंने आईडीएफसी फर्स्ट में बेसिकली ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं किया है। मैंने सारा जो एनालिसिस है वैद्यनाथन जी का वो करके ही मैंने ये जो स्टॉक है उसमें मैंने बेसिकली इन्वेस्ट किया है और मेरा जो विजन है वो लॉन्ग टर्म का विजन है। और ऐसे जो बीच बीच में अलग अलग न्यूज आते रहती है जो शॉर्ट टर्म में कुछ पैनिक क्रिएट करती है, तो इसको मैं जनरली इग्नोर करता हूं
और मैं इसके रिगार्डिंग कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ। लगभग आप देखो तो जो स्टॉक है वो फ्राइडे के दिन में 10 to 15% का उसमें करेक्शन आया था, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज है वो वंस इन अ डिकेड अपॉर्चुनिटी है। एक बार बैंक ग्रो होने लगेगा, उनके आप देखो आगे जाके लोन बुक ग्रो होगा, कासा ग्रो होगा, या उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन से वो आगे जाके ग्रो हो गए, ब्रांचेस ग्रो हो गए, तभी बेसिकली मुझे लगता है कि ये जो प्राइस है 20 रुपीज का या हमें 19 रुपीज का प्राइस मिल रहा है वो आगे जाके हमें नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि फिलहाल का जो प्राइस है वो काफी अच्छा है एक्यूमुलेशन करने के लिए। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपका जो स्टडी है वो आप खुद कर सकते हो और उसके बाद में जो डिसीजन लेना है आप उसके रिगार्डिंग ले सकते हो, या आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी भी आप मदद ले सकते हो। तो ये जो उन्होंने स्टेक सेल किया है वैद्यनाथन जी ने, इसके रिगार्डिंग आप क्या सोचते हो ये आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मास्टर को, इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके रिगार्डिंग भी आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। तो ऐसे अलग अलग जो वीडियोज है इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो।